हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में। कितने बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मैम हमने सब रिपोर्ट्स कर दिए, हमारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, किसी को कोई रीजन ही नहीं पता चल रहा है, बट मैम हम लोग कंसीव ही नहीं हो रहे। हम लोगों ने ट्यूबल टेस्टिंग कर ली, हम लोगों ने सीमेन एनालिसिस कर ली, फॉलिकुलर स्टडी कर ली, ओवुलेशन भी अच्छा हो रहा था, फिर भी मैम क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों कंसीव नहीं हो रहे। तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, यानी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी सब कुछ नॉर्मल है बट बच्चा नहीं हो रहा है। पता है आपको 10 to 30% केसेस में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी रहते हैं। अभी एक सिंपल वे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी रहने के लिए 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। फीमेल के पास यूट्रस होना चाहिए, ट्यूब ओपन होनी चाहिए, ओवरी अच्छी होनी चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होना चाहिए और आपके रिलेशन रहने चाहिए। अभी जब हम आपके बेसिक टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका AMH काउंट करते हैं। AMH से हमें एक एवरेज काउंट पता चलता है, बट हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता चलती, तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है। हम जब आपकी ट्यूबल टेस्टिंग करते हैं तो हम ये फ्लूइड का फ्लो ट्यूब से आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं, बट हमें ट्यूब की एनाटॉमी नहीं पता, यानी इसकी ओपनिंग टुवर्ड्स आपके ओवरी है या ये इस टाइप के है। प्रेगनेंसी रहने के लिए जब ओवुलेशन होता है तो एग्स को ट्यूब में कैच करना होता है और फिर ये एग्स आपका ट्यूब में आता है और सेम टाइम में आपका यदि स्पर्म ट्रैवल करके एग्स तक चला जाता है और वो उसमें जाता है तब आपका एम्ब्रियोज बनता है और फिर ये एम्ब्रियो यूट्रस तक ट्रांसफर होता है। अभी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कभी कभार आपका ओवुलेशन तो हो रहा है बट उसमें एग्स है या नहीं हमें नहीं पता, उसकी क्वालिटी कैसी है हमें नहीं पता। कभी कभार आपकी ट्यूब तो ओपन है बट हो सकता है कि ये एग्स आपकी ट्यूब कैच ही नहीं कर पा रही है। कभी कभार आपकी ट्यूब ने ये एग्स कैच कर लिया और यहाँ पे एग्स भी आ गया और वो स्पर्म आपके ट्यूब तक जा ही नहीं रहा है, यानी आपने रिलेशन रख लिए और ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। कितनी बार ऐसे भी होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है, काउंट अच्छा है, रिलेशन भी अच्छे आ रहे हैं और ये स्पर्म यहाँ तक ट्रैवल भी हो रहा है, बट आपका जब एज बढ़ जाता है यानी 35 इयर्स प्लस होते हैं तब ये जो एग्स रहते हैं उसकी आउटर लेयर जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा बोलते हैं तो वो ठीक हो जाती है। तो समटाइम हम ऐसे भी देखते हैं कि इसमें स्पर्म अंदर जा ही नहीं सकता। कभी कभार ये भी होता है कि आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, एम्ब्रियोज भी बन जाता है, बट आपकी ये ट्यूब ये एम्ब्रियो को यहाँ तक लेके ही नहीं आती। कितनी बार ऐसे होता है कि सब कुछ अच्छा था, एग्स अच्छा था, ट्यूब अच्छी थी, ज़ोना पेलुसिडा अच्छा था, फर्टिलाइजेशन अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ एंड ये एम्ब्रियो आ गया आपके यूट्रस के बाद और ये यहाँ पे इम्प्लांट ही नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभार आपकी यूट्रस की रिसेप्टिविटी यानी बेबी लेने की कैपेसिटी भी शिफ्ट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से कभी कभार पेशेंट को लगता है मैम सब कुछ तो नॉर्मल है, कोई डॉक्टर हमें रीजन नहीं दे रहा है। यदि आपका सब कुछ नॉर्मल है यानी आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो आपने स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर में आपने नेचुरली स्ट्रेस फ्री लेके घर में ही ट्राई करना चाहिए। यदि डॉक्टर ने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कंसीव कर सकते हो, यदि उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो आपने फॉलिकुलर स्टडी यानी हमने ओवुलेशन की स्टडी की है, जिस टाइम पे ओवुलेशन होता है तो आपको रिलेशन रखने के लिए बताया है। यदि उसमें भी कंसीव नहीं होता है तो हम डॉक्टर्स आपको IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनाइजेशन एडवाइस करते हैं, और यदि ये सब के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो तब हम डॉक्टर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए भी आपको IVF एडवाइस कर सकते हैं। उस टाइम पे IVF में हमें सब चीजें पता चलती, यानी आपके फॉलिकल्स तो बन रहे थे बट उसमें एग्स थे या नहीं, उसकी एग की क्वालिटी कैसी थी, उस टाइम पे हम एग्स जो रहते हैं उसको फर्टिलाइजेशन हम खुद करते हैं जिसको हम ICSI बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे लैब में करते हैं, तो ये ट्यूबल फैक्टर भी ओवरकम हो जाता है। कभी कभार यदि आपके एम्ब्रियोज अच्छे हैं, एक IVF भी फेल्ड आया और तब हम आपके यूट्रस के एंडोमेट्रियम की स्टडी यानी रिसेप्टिविटी की भी स्टडी करते हैं। तो कभी कभार अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में आपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करके स्टेप बाय स्टेप जाना इंपॉर्टेंट है। पता है कितने बार ऐसे भी होता है कि कुछ रीजन अनएक्सप्लेन रहते हैं जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, यानी आपके एग्स तो अच्छे हैं, स्पर्म भी अच्छे है, बट
उसकी क्वालिटी, उसकी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, तो वो केस में आपके मल्टीपल अबॉर्शंस भी होते हैं या कभी कभी आपके आईवीएफ फेल्ड होते हैं। और आईवीएफ फेल्ड के बाद जब हम कपल को जेनेटिक टेस्टिंग की एडवाइस करते हैं, जेनेटिक काउंसलर से मिलाते हैं, हम उनके होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, कैरियोटाइपिंग करते हैं, तब पता चलता है कि उनके जीन्स में ही प्रॉब्लम था। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने एंड स्टेज जो है आईवीएफ है उस पे जंप करना है। मेरी सबको एक सिंपल राय है, यदि आपकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो पहले तो अपने स्ट्रेस कम लेना है, आपने स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। कितने बार पेशेंट आते हैं और बोलते हैं मैम आईवीएफ कर दो ना, हम ना फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसे भी नहीं होता। यदि आपके रीजन ज्यादा नहीं है तो आपने आपके डॉक्टर्स को भी नहीं बताना है कि मैम आईवीएफ कर दो। आपने डॉक्टर का सुनना है और स्टेप बाय स्टेप जाना है। थैंक यू सो मच।